सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा शीर्षक है शिकायतों की सियासत और इसका संदर्भ देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य से है, जहां लगातार एक पक्ष दूसरे पक्ष को गंभीर दोषी या देशद्रोही साबित करने पर तुला हुआ है। विरोधियों की टिप्पणियों को इतनी अधिक गंभीरता से लिया जाता है कि चंद घंटों के अंदर उस पर एफआईआर भी हो जाती है और कार्रवाई भी। मौजूदा हालात में सरकार के बारे में कुछ भी कहना देश पर टिप्पणी हो जाता है, सरकार की निंदा देशद्रोह की श्रेणी में आ जाती है। ऐसे में लगातार पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप तो कर ही रहे हैं, लेकिन किंतु ट्विटर समेत सोशल मीडिया के जरिए बोली किसी भी बात पर मामला एफआईआर और कोर्ट तक भी जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ताजा सियासी हालात यही बयां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें या अन्य किसी राज्य की, जहां पर भी जो सरकार है वो अपने खिलाफ कोई टिप्पणी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हर सरकार की अपेक्षा अब यह हो गई है कि उसके केवल जय जयकार ही नियति होनी चाहिए, और अगर आप असहमति के संदर्भ में कुछ भी व्यक्त करते हैं तो उसे सीधे राजद्रोह की श्रेणी में ला देना चाहिए। हालत यह है कि जो राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर वो भी कोई बयान जारी कर देते हैं तो उनके खिलाफ भी मामले दर्ज होने में देर नहीं लगती है। बात चाहे रमन सिंह के संदर्भ में हो, चाहे कमलनाथ के संदर्भ में, वह भी इन्हीं मुश्किलों से गुजर रहे हैं, इसी प्रकार के झंझावात से जूझ रहे हैं। आज हम इसी पर बात करने की चेष्टा करेंगे कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा देश करता है, क्या 73 साल की उम्र पूरी करते करते हाफ लेने लगा है? क्या अब हमारी नियति यही हो गई है कि हम सच का सामना करने से हमेशा बचेंगे, छुपेंगे, और अगर कोई ये कोशिश करेगा तो उसे उसके गुनाह की सजा जरूर दिलाकर रहेंगे? एक गंभीर मसले पर एक गंभीर चर्चा करने की कोशिश इस कार्यक्रम के तहत हम करेंगे, लेकिन यह सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र भी बेहद संक्षिप्त है। इस देश दुनिया के संदर्भ में 3 राजनीतिकों की संदर्भ में बात होती है, 3 दर्शकों के संदर्भ में बात होती है। उनके नाम है सुकरात, अरस्तु, प्लेटो। उनमें से एक अरस्तु का दिया हुआ हमें विचार सूत्र एक पंक्ति का प्राप्त हुआ है, जो ये कहता है कि कानून मनोविकार से मुक्त तक है। मतलब अगर कोई कानून है तो उसे मनोविकार से मुक्त होना चाहिए। आपके मानसिक रूप से जो तमाम विकार हैं उसके आधार पर कोई कानून नहीं होता है, बल्कि कानून मनोविकार से मुक्त तर्क है। तो कुल मिलाकर वाकई तर्क की कसौटी पर क्या हमारे कानून है, ये हमारे लिए समझने की बात है। तो इसी के सिलसिले में हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनांदगांव क्षेत्र से सांसद, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता संतोष पांडे जी। हमारे साथ मध्य प्रदेश से चौधरी राकेश सिंह जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, कानून के जानकार। हमारे साथ में रामनिवास जी हैं, जो मध्य प्रदेश में भी तमाम पदों पर रह चुके पुलिस विभाग के अंतर्गत और छत्तीसगढ़ के डीजीपी के तौर पर भी लंबे अरसे तक काम किए हैं। हमारे साथ श्रवण गर्ग जी हैं, देश का जाना माना नाम है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र के शलाका पुरुष हैं और कानून के जानकार के तौर पर ग्वालियर से हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पटेरिया जी जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत हम श्रवण गर्ग जी से करते हैं। आज अपने सिलसिले को थोड़ा सा बदलते हैं और श्रवण जी से ही सुनने की कोशिश करते हैं कि 5 दशक उन्होंने पत्रकारिता में लगाए, सार्वजनिक जीवन में बिताए। आज का जो समय चल रहा है इसे वो बतौर पत्रकार किस नजरिए से देख रहे हैं? किसी नेता के मुंह से एक बयान भर निकल जाए, सरकारें बौखला रही हैं। कोई सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल दे, सरकारों को लगता है कि उनके पूरे वजूद को ललकार दिया गया है। जब ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए मारामारी थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तक फरमान निकाल दिया था कि अगर इस प्रकार की कोई खबरें आई तो कार्रवाई कर दी जाएगी। कह दिया गया कि अगर ऑक्सीजन को लेकर अफवाह फैलाई तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मेरे पास आंकड़े हैं श्रवण जी, 1.5 महीने के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 360 एफआईआर दर्ज हुई, 35,559 लोग गिरफ्तार किए गए। ये आंकड़ा है। एक और दिलचस्प बात आपको बताता हूं मणिपुर के संदर्भ में। मणिपुर में वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोरोना के चलते उनका निधन हो गया और उसके संदर्भ में वहां के एक पत्रकार हैं, नाम है उनका किशोर चंद्र वांगखेम। उन्होंने एक ट्वीट किया व्यंग्यात्मक स्वरूप में कि कोरोना का इलाज गोबर और गोमूत्र से नहीं हो सकता। विनम्र श्रद्धांजलि एस तिकेंद्र सिंह को। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, कानून के तहत जमानत हासिल की तो प्रशासन ने उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई करके पुनः जेल में डाल दिया 6 महीने के लिए। इन हालात के बीच में है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आज रमन सिंह थाने के सामने धरना दे रहे थे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कमलनाथ के समर्थन में दुनिया भर के प्रदर्शन हो रहे थे। थोड़ा आपकी दृष्टि मिले इस पूरे माहौल के संदर्भ में। इसमें 2 चीजें हैं।
जी मेरे देखिए मेरी आवाज लौट के आती है, फिर से आप मुझे बाद में ले लीजिएगा, आपके यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी, मैं आपके साथ में दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करता हूं। तो मैं संतोष पांडे जी से ही सिलसिला शुरू करता हूं। संतोष जी, आपसे समझना चाहता हूं, बहुत नाराज हैं आप लोग, क्रोधित हैं भूपेश बघेल सरकार से, कांग्रेस की सरकार से। संबित पात्रा ने ट्वीट किया, रमन सिंह ने भी उसको ट्वीट कर दिया, एफआईआर दर्ज हो गई। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो नाराजगी है, वो नाराजगी देश के संदर्भ में क्यों नहीं रहती आपकी? थोड़ा दृष्टि दें। वास्तव में आज का जिस पर हम चर्चा करने के लिए और बहस करने के लिए हम सभी और यहाँ उपस्थित हैं, बहुत ही अच्छा विषय है। एक समय था और मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वित्त मंत्री भी रहे और शिक्षा मंत्री भी रहे, अनेक पदों में रहे। जाने माने ऐसे राजनीतिज्ञ डॉक्टर संपूर्णानंद जी कांग्रेस के लीडर थे जी, और उन्होंने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जो डायरी थी, पॉलिटिकल डायरी, बहुत अच्छा दस्तावेज एक पुस्तक बनकर के तैयार हुआ, उसकी प्रस्तावना उन्होंने रखी जी। यानी कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के लीडर और दीनदयाल जी की पुस्तक का उन्होंने प्रस्तावना लिखा। आज भी वो है, हम लोग देख सकते हैं, और बहुत अच्छी पुस्तिका है। तो पहले वास्तव में इतनी असहिष्णुता नहीं थी, और ये कहे कि सब में सहने की भी शक्ति थी, सब में व्यवहारिकता थी, आपस में मेल मिलाप, सब प्रकार की चर्चा, और खुल करके बात भी किया करते थे, जो सच थे उसको स्वीकार भी करते थे। किंतु ये शुरुआत यदि किसी ने की, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति के और मैं किसी दल से संबंधित हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा हिमांशु जी कि एक नहीं अनेक तरीके से जिस प्रकार से आज देश के अंदर जो घटनाएं घट रही है, दिखाती है कि ये इस देश की जो सबसे बड़ी पार्टी कही जाती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वास्तव में शुरुआत उन्होंने की जी। और शुरुआत करते 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 व्यक्ति विरोध करते करते हम कहां तक पहुंच गए? राष्ट्र विरोध में पहुंच गए जी। और राष्ट्र विरोध करते करते धर्म के विरोध में पहुंच गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, इतना ही नहीं, अभी एक जाने माने और संपादक है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आज पूरे देश में जिसकी चलती है, उसके ऊपर केवल इतना ही कि सोनिया जी चुप क्यों है पालघर के मामले में यह कहा गया जी। और उसके ऊपर कांग्रेसियों ने 200 से ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिए जी। यानी जो हमारा देश का चौथा स्तंभ है, जिनको सब प्रकार से आप आजादी गैंग में, टुकड़े टुकड़े गैंग में जाकर के आजादी मांगने के लिए जी। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सब प्रकार से आप आंदोलन करने के लिए उतर जाते हैं जी। और जब एक पत्रकार जब विषय को पूछता है और जब पूछता है करके उन्होंने पूछा, तो आपने 200 से ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिए। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यानी मैं और थोड़ा सा आपके हिमांशु जी थोड़ा सा मुझे समय देंगे जी। उत्तर प्रदेश के अंदर आप जिस प्रकार से चर्चा कर रहे थे जी। ये कांग्रेस पार्टी जो है महाराष्ट्र में ही विरोध क्यों करती है? महाराष्ट्र में एफआईआर क्यों करती है जी? महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ में इसके पहले भी एफआईआर हुई थी, यही एफआईआर क्यों करती है जी? और मुख्तार अंसारी जी। जो वहां का अपराधी था उत्तर प्रदेश का, जिसको पूरा देश पूरी दुनिया जानती है, उसको संरक्षण देने का काम कांग्रेस समर्थित राज्य पंजाब में ही पनाह क्यों लेती है जी? तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है देश के अंदर? अपराधियों को पनाह देना, इस प्रकार का अफवाह पैदा करना, आज चाहे वैक्सीन के विषय में हो, जिस प्रकार से अफवाह पैदा किए गए, जिस प्रकार से तैरती हुई लाशें दिखाई गई, जिस प्रकार से चिताओं को दिखाया गया, अरे चिता में ही ये तथाकथित लोग जाकर के वहां स्टूडियो खोल लिए थे जी। और वहां से चित्र यानी विदेश को भेजा करते थे। मैं आज कहने में संकोच नहीं, चाहे वाशिंगटन पोस्ट की बात हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स की बात हो, ये जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, और जिस प्रकार से वहां विदेश में पूरे दुनिया में भारत का जो चित्रण किया गया, ये देश के किसी अच्छे और यानी पत्रकारिता में कहें या किसी राजनीतिक दल के लिए कहें, ये देश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। काफी लंबे तौर पर आपने व्यक्त कर दिया। कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी रही, उस पर आपने सारे सवाल लगा दिए और आपने ये भी जानने की कोशिश की छत्तीसगढ़ में एफआईआर क्यों होती है।
महाराष्ट्र में एफआईआर क्यों होती है? इसका एक सीधा सा उत्तर तो मेरे पास में है, बाकी तो चौधरी राकेश सिंह बोल ही लेंगे कि बाकी पंजाब के संदर्भ में एफआईआर क्यों होती है, क्योंकि बाकी जगह पे आपकी सरकार हो वहां पर उनके खिलाफ एफआईआर होती है। और यही हमारे संदर्भ में आज चर्चा का विषय है कि हम इतने असहिष्णु क्यों हो रहे हैं, चाहे बात कांग्रेस के संदर्भ में हो चाहे भाजपा के संदर्भ में हो। यहां रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर हो गई, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर कर दी। आपको सवाल है इस बात पर कि रमन सिंह के संदर्भ में एफआईआर, आप बड़े चिंतित हैं अर्नब गोस्वामी, मीडिया की आजादी, रिपब्लिक भारत के संदर्भ में पत्रकारिता के चौथे स्तंभ। मेरा आपसे सवाल है, दिल्ली में कुछ पोस्टर लग गए जिसके अंदर का यह सवाल उठाया गया कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी गई। आपने 15 एफआईआर की और लोगों को उठा लिया। जानने में दिलचस्पी, ये सवाल पूछना गुनाह हो गया। संतोष पांडे जी, आपसे जानने में दिलचस्पी इसी बात में है, क्या आपको नहीं लगता है कि अब आप लोग अपनी जवाबदेही को भूलते जा रहे हैं और इसलिए क्योंकि जवाब तो दे नहीं सकते हैं तो इसलिए एफआईआर करके ही मामले को समाप्त कर दिया जाए? इस दिशा में कुल मिलाकर राजनीतिक दल सामूहिक रूप से आगे बढ़ चले। इसमें आपने जिस प्रकार से इशारा किया केजरीवाल जी के और दिल्ली के क्षेत्र में जी, आपको ध्यान होगा आदरणीय हिमांशु जी कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी को लेकर के, रेमडेसिविर को लेकर के और जिस प्रकार से वहां धंधे किए गए, मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। और वहां की जो केजरीवाल सरकार ने जिस प्रकार से बेड की भी जो रिजर्व करा के रखे थे और यानी किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया वहां के हॉस्पिटलों को, उनके मोहल्ला क्लिनिक के विषय में भी मैं नहीं कहूंगा, किंतु इतना ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम जानते हैं कि सिंगापुर से सब प्रकार की हमारे लिए संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं ऐसे संकट के समय में। 150 से ऊपर ऐसे देशों को हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और समय पर जब अन्य देशों के ऊपर था तो सब प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई गई। आज जब वो संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये भारत के प्रवक्ता नहीं है, ये और जिस प्रकार से माफ करें संतोष भाई, जिस प्रकार से उन्होंने किया इस देश के विदेश मंत्री को टोकना पड़ा। संतोष पांडे जी, मैं माफी चाहूंगा आपको और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने वो एफआईआर केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं की। अगर आप उनसे हिसाब चुकता कर रहे थे, आपने आम लोग जिन्होंने पोस्टर लगाए थे उनके संदर्भ में एफआईआर की, आप उसे जाने दीजिए। एक और बिंदु जो श्रवण गर्ग जी से बात किया था, फिर जाके मैं राकेश चौधरी जी के पास चलूंगा। मणिपुर के संदर्भ में, मणिपुर में आपके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एस तिकेंद्र सिंह जी का निधन हुआ और उनके संदर्भ में एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी हुई जिसमें केवल इतना लिखा गया कि कोरोना का इलाज गोबर और गौमूत्र से नहीं हो सकता। विनम्र श्रद्धांजलि एस तिकेंद्र सिंह को। आपकी सरकार ने उनको उठवा लिया, उनको अरेस्ट कर लिया, धारा 188 समेत बाकी मामलों में कार्रवाई की, जमानत मिली तो रासुका लगा दी। आपसे जानना चाहते हैं, गुनाह हो गया? आपकी ही एक साथी सांसद जो आपके साथ में ही बैठती हैं सदन में, साध्वी प्रज्ञा, वो खुद ही चिल्ला रही हैं कि मैं तो गौमूत्र का सेवन करती हूं, कोरोना मुझे हो ही नहीं सकता। अब उन्होंने लिख दिया। तो आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप इस बात के हामी हैं कि गौमूत्र से कोरोना का बचाव होता है और किसी ने कह दिया कि गौमूत्र से नहीं हो सकता तो गुनाह हो गया? नहीं, वास्तव में वहां की जो आपने मणिपुर की जो बात की उसका बहुत ज्यादा स्टोरी तो मुझे मालूम नहीं है, किंतु मैं इतना किस भाव से या उनका जो ये कहना चाहिए कि जो आरोप उन पर लगा है या उतना ही है कि और गहराई में क्या क्या है, इसके विषय में तो बाद में जानकारी मैं ले सकता हूं, किंतु मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज इस देश के अंदर चाहे शशि थरूर जी हो, माफी मांगना पड़ा। 2 बार राहुल गांधी जी माफी मांग चुके हैं, आरोप लगाते हैं उसके बाद माफी मांगने का काम करते हैं। आज इस देश के अंदर जो वित्त मंत्री रहे हो, जो इस देश के रक्षा मंत्री रहे हो, गृह मंत्री रहे हो, ऐसे चिदंबरम जी जब ये कहते हैं कि इस देश में ऐसी स्थिति में, त्रासदी में, तो ऐसे में तो नवयुवकों को विद्रोह कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये जिस प्रकार से ये आंदोलन खड़ा करने की बात करते हैं, ये भड़काने की बात करते हैं, चाहे शशि थरूर जी हो, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर भी जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के विषय में, वैक्सीन के विषय में कहा गया, आप और हम सब परिचित हैं। जब पहली बार आया तो उन्होंने कहा कि अभी तीसरा ट्रायल बचा है, फिर उन्होंने कहा कि इसमें तो एक्सपायरी डेट नहीं है, अभी इसमें ट्रायल बचा है, और उसका परिणाम यह हुआ जो अफवाह फैला, जो भ्रम फैला पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर, आज गांव के लोगों को हाथ लगाने में तकलीफ हो रही है।
तो वास्तव में इसके लिए यदि कोई जवाबदार है तो शुरुआत तो कांग्रेस ने ही किया है। शुरुआत कांग्रेस ने की है। संतोष पांडे जी इसी बात पर कायम है, लेकिन मैं चौधरी राकेश सिंह जी के पास जा रहा हूं और राकेश सिंह जी से समझना ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बड़ी तकलीफ है आपको शिवराज सिंह सरकार से, बहुत जुल्म कर रही है, बहुत ज्यादती कर रही है, बहुत अत्याचार कर रही है, इसलिए कांग्रेस ही गांव गांव गली गली प्रदर्शन कर रहे हैं। कमलनाथ जी के साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है वहां पर क्या हो रहा है चौधरी जी, समझना यही है कि कुल मिलाकर राजनीतिक दलों ने और राजनीतिज्ञों ने तय कर लिया है कि अब दूसरा हमें बर्दाश्त नहीं है, और चूंकि जनता का समर्थन आपको मिल नहीं सकता, जनता को अपनी बात आप समझा नहीं सकते हैं, तो आप पुलिस के माध्यम से ही समझाएंगे। पहले अपराधियों को समझाया जाता था, अब अपने विरोधियों को पुलिस की मदद से ही समझाएंगे। हर मामले में थाने में जाएंगे, एफआईआर कराएंगे और उसके माध्यम से समाधान खोज लाएंगे। माने अब राजनीति इस दिशा में चलेगी आप लोगों की? राकेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चौधरी राकेश सिंह जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं अरुण पटेरिया जी के पास में चलता हूं। अरुण जी से समझना चाहूंगा कि ये जो बड़े पैमाने पर आजकल एफआईआर का सिलसिला है, वो सिलसिला केवल एक थाने तक जाने का नहीं रहता है, कई थानों तक चले जाने का रहता है। थोड़ा इसमें कानूनी तौर पर हमें पहलू समझाएंगे कि ये जो हर मामले में थाने में पहुंच जाना, हर मामले में मामला दर्ज करा लेना, और जहां जिसकी सरकार होती है उसके लिए बड़ा सहज होता है अपनी पार्टी के खिलाफ अर्थात विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करा लेना, थोड़ा कानूनी दृष्टि से हमें समझाएं ये कितना सरल है या कितना पेचीदा है। हिमांशु जी, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं इस पॉइंट पर आता हूँ कि कमलनाथ जी पर जो केस बना जी, वो वास्तव में क्या है। जी, मेरे पास उस केस की एफआईआर है जी। एफआईआर के अनुसार एक मिस्टर सुमित पचौरी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने और कुछ अन्य लोगों ने जी एक रिटन एप्लीकेशन दी पुलिस थाना क्राइम ब्रांच भोपाल जी, और उस रिटन रिपोर्ट पर जो मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री हैं विश्वास सारंगी जी, उनके भी हस्ताक्षर जी, और इट हैज बीन अटेस्टेड बाय द मिनिस्टर ऑफ द मध्य प्रदेश जी। उस एफआईआर में एलिगेशन ये है कि कमलनाथ जी ने जो कोरोना को भारतीय वेरिएंट कहा या और कोई बात की जिससे देश की छवि खराब हुई है जी, और राष्ट्रद्रोह का अपराध हुआ जी, और वो एप्लीकेशन वो रिटन रिपोर्ट भी मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे तरीके से ड्राफ्ट की गई है जी, और उस रिटन रिपोर्ट के एंड में ये लिखा गया है कि कमलनाथ जी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 154, 124(2) जी, 153(2) और 188 और साइबर क्राइम की धारा 65 का केस बनता है प्रथम दृष्टि जी। मैं आपका ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा ये रिटन रिपोर्ट की गई है थाने में, और जिसमें एक मंत्री के भी हस्ताक्षर जी। ये गौरतलब बात है कि 124(a) में आजीवन कारावास का प्रावधान जी, पर बड़ी विचित्र स्थिति है कि केस रजिस्टर्ड किया गया केवल आईपीसी की धारा 188 जी, जो एक बेलेबल ऑफेंस है, जिसके पहले पार्ट में केवल 1 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है जी, दूसरे पार्ट में 6 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है जी। अगर ईमानदारी से तो देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां ये मिली भगत का खेल खेल रही जी। इतनी लंबी चर्चाएं हो रही हैं, इतने वाद विवाद हो रहे हैं, इतना तूल मचा हुआ है, शायद पुतले भी जल गए, विभिन्न चर्चाएं हो रही हैं, पर ये केस तो पुलिस ने ऐसा कायम किया है कि जिसमें कमलनाथ जी को 1 मिनट के लिए भी गिरफ्तार नहीं होना जी। अब कल्पना कीजिए कि पब्लिक को किस प्रकार भ्रमित किया जा रहा है जी। एक ये केस तो कमलनाथ जी के लिए फूल की गेंद है। आज मैंने उनका अखबार में स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा मैं इस एफआईआर से नहीं डरता जी, तो इस एफआईआर से कोई भी नहीं डरेगा जी। क्यों नहीं डरेगा कि गिरफ्तार होना ही नहीं है जी। बड़े ताज्जुब की बात यह है कि राष्ट्रद्रोह जैसी बात का एफआईआर होती है और सत्ता पक्ष के सब लोग जोर जोर से कहते हैं कि उन्होंने जो है राष्ट्रद्रोह किया, राजद्रोह किया जी।
उसका केस कायम ही नहीं होता। और आज कोई भी आदमी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी रिटर्न रिपोर्ट में राजद्रोह का केस है, 124A लगाइए, राजद्रोह का पूरा केस बनाइए और इनको गिरफ्तार कीजिए। अब मैं दूसरे कानूनी पहलू बताता हूँ, अधिकार और कर्तव्य। क्या छोटा केस बना चाहे बड़ा केस बना, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट के एक्यूज को गिरफ्तार करे। गिरफ्तार करने की इच्छा है ही नहीं। दूसरी बात ये कि अपना कर्तव्य, हम एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, बड़े पद पे भी रहे, हमारे खिलाफ केस हम अपनी जमात कराने को तैयार नहीं। ये केस तो ऐसा है कि आपके घर आके भी पुलिस वाला जमात ले सकता है, पर पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है, पुलिस वाले को भेजने की सत्ता पक्ष की हिम्मत नहीं है, और इनका कर्तव्य नहीं है खुद जाके जमात करा ले। तो ये तो एक मिली भगत है। इतनी लंबी चौड़ी चर्चाएं हो रही हैं, पर ईमानदारी की बात है कि इस केस से तो किसी का कुछ बनना भी नहीं है। और आज की तारीख में जिस केस में मंत्री के हस्ताक्षर हो, विश्वास सारंगी के हस्ताक्षर हो, और उस धारा में केस रजिस्टर नहीं होता, क्या ऐसे पॉसिबल है कि पुलिस की इतनी हिम्मत है कि उस मेन धारा को छोड़ के छोटी धारा में केस करे? आज 23 तारीख को ये केस रजिस्टर्ड हुआ। मैं कानूनी रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सीआरपीसी एक धारा है 468, उसमें यह दिया हुआ है कि अगर कोई केस 6 महीने की सजा से या साल भर की सजा से या केवल जुर्माने से दंडित है, तो साल भर में अगर चालान पेश नहीं करेंगे तो केस अपने आप खत्म होगा, कभी कोर्ट में जाएगा नहीं। इस केस का हर्ष अभी से पता है। कोई भी बयान देता रहे, एक दूसरी पार्टी की बुराई करते रहे, केस का हर्ष ये है कि इन्हें गिरफ्तार नहीं करना है, साल भर गुजार देंगे, 468 में कभी चालान पेश नहीं होना। मैं आपको रोकता हूं, आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें साझा की है, उसमें हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पर यह तो हो गई बड़े नेताओं के संदर्भ में। कमोबेश वही स्थिति रमन सिंह जी के साथ में भी हुई। वो थाने गए, 2 घंटे थाने के सामने बैठे, वापस अपने घर आ गए। कोई गिरफ्तारी की प्रक्रिया हो ऐसा नहीं, ना कमलनाथ गिरफ्तार हुए ना डॉक्टर रमन सिंह गिरफ्तार हुए। लेकिन जो आम लोग हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलने की अगर हिम्मत कर रहे हैं या हिमाकत कर रहे हैं सरकार के अर्थों में, तो उनकी गिरफ्तारी के संदर्भ में इतनी देर नहीं लग रही है। एक मणिपुर के सदर में बताया, उन्होंने सोशल मीडिया में, फेसबुक पे एक ट्वीट कर दिया तो गिरफ्तार भी हो गए। गिरफ्तारी के बाद जमानत लिए तो रासुका में फिर गिरफ्तार कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में 35,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। क्या कहेंगे आप कानून के संदर्भ में इस पहलू के? एक वर्ड है अंग्रेजी का, ओपन सीक्रेट। तो आपके सवाल का जवाब है ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट ये है कि हमारे भारतवर्ष में जिसके पास भी सत्ता है वो ऐसा दुरुपयोग करे, रोक नहीं सकते। उसके लिए अपन बहुत अच्छे अच्छे भाषण दे सकते हैं, पर सही बात तो है कि इसका दुरुपयोग रोक ही नहीं सकते। मैं अपनी बात को फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि जिन प्रदेशों में जिन पक्षों की, जिस पार्टी की सरकार है, आसानी से वह केस रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि पुलिस वहां पर रजिस्टर्ड करेगी। और जिस पार्टी का वहां पर नहीं है सत्ता, वो दूसरे जगह करेगी। पर इस केस में मैं बार बार ध्यान दिलाना चाहता हूं, और मेरे बात बहुत वक्ता है, वो इस बात पर गौर करें कि वो जिस बारे में बोल रहे हैं वो तो केस है ही नहीं, वो केस कुछ है ही नहीं। बड़ी रोचक जानकारी दी है। तो चौधरी राकेश सिंह जी, आपके पास रुक कर रहा हूं। हमारा सवालों का जो सिलसिला था वो इस पर था कि असुरक्षित क्यों हो रहे हैं, और साथ साथ चर्चा ये भी आ गई अरुण पटेरिया जी के नजरिए के साथ में बात को आगे बढ़ाएं कि आप सब राजनीतिज्ञ परस्पर मिलकर हम सबको इतना मूर्ख क्यों बना रहे हैं। क्या कहेंगे चौधरी राकेश सिंह जी? कमलनाथ जी बयान दे रहे हैं, डरता नहीं हूं, किसी भी हद तक चला जाऊंगा। किस बात से चले जाएंगे? अरुण पटेरिया बता रहे हैं कि अभी भी कुछ हो गया तो हाथों हाथ जमानत। क्या कहते हैं चौधरी राकेश सिंह जी आप? मूल बात यह है कि आईपीसी की धारा 188 का उल्लंघन और आपदा प्रबंधन की 2005 की धारा 54 कि आपके बयान से कोई आदमी भयभीत हो जाए, परेशान हो जाए, ये जो बयान के आधार पर किया गया है, उन्होंने ये कह दिया है कि 1,25,000 मृत्यु हुई। डॉक्टर साहब, मैं मध्य प्रदेश के जिन माननीय मंत्री जी ने दस्तखत करके इसको पेश किया है, उन मंत्री जी का बयान बता रहा हूं। उन्होंने अभी भोपाल में स्टेटमेंट दिया था
कि ऑक्सीजन की कमी से कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई जी। 188 और धारा 54 इनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, जबकि कई सैकड़ा लोग, कई हजार लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे मध्य प्रदेश जी। गृह मंत्री मध्य प्रदेश के ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है कतई जी, और आज कमलनाथ जी के खिलाफ केस कायम करवा रहे जी। क्या उन लोगों के खिलाफ हिमांशु साहब केस दायर नहीं होना चाहिए 188 का और 54 का जी, जो ये कहते हैं कि गोबर लगाने से आपको कोरोना दूर हो जाएगा जी? क्या उस सांसद के खिलाफ नहीं होना चाहिए जो कहती है कि गौमूत्र पीने से कोरोना दूर हो जाएगा जी? क्या उस मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं होना चाहिए कि योग करने से कोरोना दूर हो जाएगा जी? फिर क्यों बेवकूफ बना रहे मध्य प्रदेश की जनता को? आप क्यों ये हॉस्पिटल का रास्ता दिखा रहे हो जी? 188 के वास्तविक मुलजिम तो ये लोग हैं जी, इनके तरफ देखना चाहिए, अपनी गिरेबान में झांक के देखें, ये वास्तविक मुलजिम है। और जहां तक कमलनाथ जी की बात है तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ जी, ये है ICMR का स्टेटमेंट है अभी 2 दिन पहले का जी। इसमें ये लिखा हुआ है डॉक्टर साहब, यदि किसी व्यक्ति की कोविड की जांच किए बिना ही मृत्यु हो जाती है या उसका परीक्षण नेगेटिव आता है लेकिन उसमें कोविड-19 के लक्षण दिखाई देते हैं, तो मृत्यु को संदिग्ध या संभावित कोविड-19 मृत्यु के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जी। ये उन्होंने नॉर्म्स डिक्लेयर किए हैं। मध्य प्रदेश में जो व्यक्ति जीवन लीला समाप्त हुई है, जिसको जुकाम भी है, जिसको खांसी भी आई है, उस आधार ये जो काउंट कर रहे हैं वो शहर के और हॉस्पिटल्स के काउंट कर जी। कई हजारों लोग देहात में खांसी, जुकाम, बुखार से अपनी जीवन लीला समाप्त कर जी। तो कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं सरेआम, जिससे जनता भ्रमित हो रही है, जिससे जनता में भय व्याप्त हो रहा है, परेशान है। मूल केस तो इनके खिलाफ लगना चाहिए। मैं राकेश सिंह जी आपसे बात करना चाहता हूं और आपसे जानना ये चाहता हूं कि जब आपने राजनीति शुरू की थी तो ये अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बयानों के आधार पर थाने के चक्कर आपने कितने काटे थे? जानना आपसे यह है कि क्या आप में राजनीतिक तौर पर जनता के बीच मुकाबला करने का दम नहीं रहा, ताकत नहीं रही, सामर्थ्य नहीं रहा, समझ नहीं रही, बुद्धि नहीं रही, विवेक नहीं रहा? क्या नहीं रहा हमारे राजनीतिज्ञों के पास कि हर कोई थाने की ओर दौड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मौका मिला, वो थाने पहुंच गए कमलनाथ जी के खिलाफ। आज कांग्रेसियों को मौका लेगा, वो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मामले दर्ज करने पहुंच गए। तो कुल मिलाकर जानना यह है, क्या इस देश के राजनीतिज्ञों ने मान लिया है, क्या इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने मान लिया है कि अब जो भी फैसला कराना है वो थानेदार, हवलदार से ही कराना है, और देश में कौन ठीक काम कर रहा है और कौन ठीक काम नहीं कर रहा है अब ये इंस्पेक्टर तय करेंगे, ये डीएसपी, एसपी तय करेंगे, ये सम्मान्य रामनिवास जी जिस फोर्स में रहे वो लोग तय करेंगे। अब आप लोगों के भरोसे हम रहना छोड़ दें? ये जो तरीका बदला है जी हिमांशु जी, अग्रणी पंक्ति के पत्रकार सुमन गर्ग साहब हैं, आपने भी बहुत देखा, रामनिवास जी ग्वालियर रहे जी, IPS ऑफिसर जी। एक हम इमरजेंसी का काल छोड़ दें जिसमें पत्रकारिता को थोड़ा सा बैन किया गया था जी, वरना ये जो परंपरा शुरू हुई है विरोधियों के खिलाफ केस कायम करने की, झूठा फंसाने की जी, ये मात्र और मात्र एक ही विचारधारा है, वो है दक्षिणपंथी विचार जी, फासिस्ट विचारधारा। किसी भी तरीके से पत्रकारों को, मीडिया को, किसी भी तरीके से अपने विरोधियों को, नेताओं को एक शब्द भी कहे तो देशद्रोही है। ये सारे प्रकरण जो कानून जो बनना शुरू हुए हैं, आप देख लो, रेड डली है। आज भी संबित पात्रा के ट्वीट के ऊपर चर्चा होती है डॉक्टर साहब। संबित पात्रा का ट्वीट आज अभी टूल किट वाला ट्विटर ने खत्म कर दिया उसको जी। दिल्ली की पुलिस ट्वीट के ऑफिस में पहुंच गई, ट्विटर के ऑफिस, और वहां रेड डाल रही है जी। यानी आप कुछ भी करोगे तो पुलिस हाथ में, CBI हाथ में, सारी चीजें दुरुपयोग करने की ये परंपरा पहले नहीं थी। ये दक्षिण पंथियों ने ही शुरू की है, जिस वजह से देश में अस्थिरता का वातावरण है। मैं आपसे फिर सवाल करता हूं, ये दक्षिण पंथियों ने शुरू की, एक ही पार्टी है जिसने ये सिलसिला शुरू किया, तो आपने क्या तय कर लिया है? जो आप इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, आपकी संस्कृति अलग, आपका संस्कार अलग, आपका विचार अलग, तय कर लिया है इन दक्षिणपंथी पार्टी का ही अनुसरण करके आप अपना उद्धार करेंगे, इसलिए आप भी उसी राह पर चल दिए हैं। जहां जहां आपकी सरकार है वो भी FIR कर रही है, और जहां जहां आपको मौका मिल रहा है आप भी थाने के चक्कर लगा रहे हैं मामला दर्ज कराने के लिए। कुछ अफसोस नहीं है राकेश चौधरी जी? बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन अगर कोई गलत ट्वीट करेगा
और गलत तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करेगा, तो क्या हम लोगों का ये कर्तव्य भी अब नहीं रहेगा कि गलत काम पे हम लोग FIR करवा सकें? चौधरी राकेश जी, मैं फिर आपसे सवाल करता हूं, आपने जब राजनीति शुरू की थी या जिस राजनीति को आपने देखा है, उस समय क्या बयान इस प्रकार के नहीं आते थे? और क्या उसका आप दमदारी से अपने भाषणों से विरोध करके समाधान नहीं खोज लेते थे? क्या अब आपको हवलदार और थानेदार की मदद लेनी पड़ रही है सही गलत साबित कराने के लिए? ये मेरा सवाल है। कदापि नहीं। मैंने वो दौर देखा है 90s का डॉक्टर साहब जी, जिसमें कभी भी अगर मैंने हाउस में कभी अर्जुन सिंह जी को, सुंदरलाल पटवा को तीखी नोक झोंक करते देखा तो बाहर आए और ये नहीं व्यक्तिगत इल्जाम तक लगाए कई अविश्वास प्रस्ताव में दोनों लोगों ने जी, और बड़े बाहर मिले तो बड़े हंस के मिले। कभी किसी ने अपने पद का, अपनी ताकत का राजनीतिक विद्वेषवश दुरुपयोग नहीं किया। ये परंपरा अभी शुरू हुई है, ये परंपरा अभी शुरू हुई है। चौधरी राकेश ये कह रहे हैं, संतोष पांडे जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, संतोष पांडे जी की बात सुनते हैं। मैं केवल राकेश जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा जी। माननीय राकेश जी, आपातकाल के पहले नेहरू जी 17 साल तक शासन किए जी, इंदिरा जी 16 साल तक शासन की, 5 साल तक राजीव जी शासन किए, 10 साल तक मनमोहन सिंह जी शासन किए, देवे गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, जितने भी कहे कि कुल मिलाकर के कांग्रेस ने शासन किया। उस समय दक्षिणपंथी जो है शासन में नहीं थे। आपने आपातकाल के समय में आप दक्षिणपंथी कहा आपने, उस समय प्रेस के ऊपर उनके मुंह में ताला लगाने वाले कौन थे? उनके कनेक्शन काटने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहने वाले देवकांत बरुआ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप लोगों का उस समय मुंह में ताला लग गया था क्या जब प्रेस के ऊपर ताला लगाए थे? आपातकाल में आपने पूरे प्रेस की व्यवस्था को खत्म कर दिया। 5 साल को आपने 6 साल का शासनकाल कर लिया। जो चाहे वो कहे, आपके मुंह से कम ये शोभा नहीं देती राकेश जी, ये प्रेस पर और दक्षिणपंथी पर आरोप लगाना और प्रेस के लिए इस प्रकार की बात करना। आप कम से कम मत बोलिए। इनमें शोभा नहीं देता है, ये संतोष पांडे जी आपका कहना है, लेकिन अब आप जो कुछ कर रहे हैं वो शोभा देता है, ये सवाल उठता है। अगर आपके माननीय प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बता दिया, शुरुआत कांग्रेस ने किया है, तो आप उसका अब अनुसरण कर रहे हैं। शुरुआत कांग्रेस ने किया है, तो शुरुआत कांग्रेस ने की है। छत्तीसगढ़ की बात कहूं हिमांशु जी, आज चाहे डोंगरगढ़ में हो, मेरे क्षेत्र में, राजनांदगांव में, डोंगरगढ़ में, खैरागढ़ में, बोडला में, कवर्धा, यानी पूरे क्षेत्र में और पूरे छत्तीसगढ़ में, पेंड्रा से लेकर के बस्तर तक, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो भी ट्वीट किया, फेसबुक में डाला, उनको अंदर करने का काम किए हैं। क्या छत्तीसगढ़ की सरकार बताएगी आखिर किस रास्ते पे चल रही है? क्या इस देश के अंदर जिस प्रकार से, चाहे पंजाब में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे जिस प्रकार की कांग्रेस की संस्कृति हो, भूपेश बघेल जी जिस प्रकार का शासन कर रहे हैं, ये ऐसे चलने वाला नहीं है। और शासन तो बदलता है, चाहे कोई भी हो। विक्रम धेनु दधीच हुए और पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिस काखर में 10 शीस समाना, गयो दुर्योधन जंग छिड़ो जिन 64 कोस में छत्र बिताना, और धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। अरे बूझते हैं, बड़े बड़े विक्रमादित्य भी हटते हैं। ये शासन, ये आतंक का, ये तानाशाही शासन नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगी यहां की जनता। केवल 3 राज्यों में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में है आप। यही हाल रही तो पूरे हिंदुस्तान के नक्शे से आप गायब हो जाएंगे। ये संतोष पांडे जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, इतने तेवर के साथ आप हैं, 3 राज्यों के संदर्भ में उल्लेख कर रहे हैं, पूरे देश में क्या हो रहा है? दिल्ली के अंतर्गत अगर लोगों ने पोस्टर लगा के पूछ लिया कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों चली गई, तो आपने FIR दर्ज करा दी। मणिपुर का, माफ करें संतोष जी, मणिपुर के संदर्भ में आपने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है। हिमांशु जी, मैं एक विषय में आपसे कहना चाहूंगा, आज इस देश के अंदर सेंट्रल विस्टा के लिए क्या कहा गया? ये मोदी का महल बन रहा है। ये जिस प्रकार से आरोप लगाया गया कि जो वायरस है, सीधा सीधा कमलनाथ जी ने कहा, जो धाराएं लगी है, मैं उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने कोरोना, वो वुहान की वायरस, चाइना वायरस ना करके इंडियन म्यूटेंट कहा। क्या इस देश के साथ ये धोखा नहीं है? क्या ये इस देश के साथ धोखा नहीं है, ये कहना है संतोष पांडे जी का। मैं संतोष पांडे जी आपसे चाहूंगा थोड़ा शांत रहें। आप जितने तेवर में हैं, आपको अपने भारत की सरकार के द्वारा दायर किए गए सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे को देखना चाहिए, जिसमें भारत की सरकार के द्वारा दिए गए हलफनामे में उसे भारतीय वेरिएंट कहा गया है, इंडियन वेरिएंट कहा गया है। लेकिन मैं एक बार फिर अपने क्रम को बदलते हुए
श्रवण गरी जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले रामनिवास जी से बात करने दो। रामनिवास जी से जानना चाहता हूं, रामनिवास जी कितना संतुष्टि महसूस कर रहे हैं इस दौर में? आप कितना आनंद है, आपको कितना उल्लास है कि ये बड़े बड़े राजनीतिक जिनके माध्यम से देश समाधान की उम्मीद खोजता है, ये सारे राजनीतिक आजकल आपके थानों के माध्यम से समाधान खोज रहे हैं? इस स्थिति पर थोड़ी आपकी टिप्पणी मिले। डॉक्टर साहब, ये सुखद स्थिति नहीं है जी। देश अभी पूरे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जूझ रहा था। कोई भी प्रदेश है ऐसा नहीं था, पूरा देश ही जूझ रहा था जी। ऑक्सीजन की कमी हर प्रदेश में रही, दवाइयों की कमी हर प्रदेश में रही, और गरीब लोग और अमीर लोग सब दौड़ते रहे। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि कहीं बहुत अच्छा प्रशासन रहा हो। तो ये चलो एक ऐसी स्थिति थी जिसपे, लेकिन उसको सुधारने की बजाय हम ये छोटी छोटी चीजों पे यदि इस तरीके से करेंगे तो ये कोई जनता के समक्ष कोई अच्छा व्यवहार किसी भी के द्वारा प्रदर्शित नहीं माना जा सकता। समझना चाहता हूं रामनिवास जी कि कोई भी जना अगर कोई ट्वीट कर रहा है या कोई अपना डॉक्यूमेंट ट्वीट कर दे रहा है, सोशल मीडिया पे अगर शेयर कर रहा है, तो तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है कि ये गलत जानकारी है, इसने गलत कर दिया, और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। ये पुलिस के द्वारा तमाम मामलों में लोगों को अपराधी बनाया जाता है, पूरे इज्जत की नीलामी उसकी हो रखी रहती है, और जब अदालत में जाते हैं तो वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो क्या इस देश में अब इस कानून की भी जरूरत नहीं है कि अगर आपके द्वारा कोई मामला दर्ज किया जा रहा है किसी के खिलाफ और वो मामला कोर्ट में साबित नहीं हुआ, तो उस थानेदार को, उस हवलदार को, उस एसपी को भी उल्टा लटका दिया जाएगा? क्या इस प्रकार का व्यवस्था नहीं बनी चाहिए? क्योंकि हर सोशल मीडिया पे कोई भी ट्वीट आपने कर दिया या आपने कोई बयान साझा कर दिया और वो अगर गलत पाया गया है या आप उसे साबित नहीं कर पाए तो आपको दोषी करार दिया जाएगा। थोड़ा इस पर दृष्टि देंगे रामनिवास जी? ये पूरी ही प्रक्रिया जो है जी, ये कहें कि जिसमें कि पुलिस का राजनीतिकरण पूरे देश का ही कह सकते हैं जी, कि उसमें छोटे छोटी चीजों पे हम प्रकरण कायम कर दे रहे हैं। जो पहले मुख्य प्रकरण है वो तो निपट नहीं रहे हैं जी, और पूरे दिन पूरी पुलिस की जो एनर्जी है और प्रशासन की भी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको हम दूसरे तरीके से। अब मैं, क्योंकि हम भी उसी में शामिल हैं, जनता जूझती रही, ऑक्सीजन सिलेंडर मिले नहीं, तब सारे के सारे राजनीतिक दल, मैं भी पूछता हूं एक सामान्य नागरिक के रूप से, कहां थे तब जी? और जब पूरे दवाइयों के लिए चोर बाजारी, काला बाजारी होती रही, तो सारे राजनीतिक दल कहां थे जी? और लोगों के जो स्वजन या उनके रिश्तेदार मरते रहे, तब कहां थे जी? तो इस प्रकार से जनता जो है पूरी तरीके से त्रस्त है और इन बातों में कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। हम अपने खुद ही मुखालफत पाले रहते हैं कि हमने उसके लिए कर दिया, ये कर दिया जी, क्योंकि आप जो पुराने नेता थे वो पूरे दौरे करते थे जी, पूरे, उनमें गरिमा भी रहती थी, उनमें पूरा वो रहता था। वो जो अभी माननीय राकेश जी ने बताया कि किस प्रकार से माननीय अर्जुन सिंह जी, माननीय पटवा जी, और वो एक दूसरे का इतना भी, और एक दूसरे को खुद ही बोल देते थे, भाई वो तुम लोगों ने, पुलिस वालों ने गलती कर दी है तो उसमें जरा आप आगे कार्रवाई नहीं करना। खाता पुलिस ने कई बार हम अपनी पीठ खुद थपाने के लिए, अपने जिसको कहें कि नंबर कमाने के लिए कि मुकदमा कायम कर दिया, वो प्रक्रिया भी पूरे नेता पहले उसको रोक देते थे जी। लेकिन आजकल बड़े दुख के साथ ये कहना है कि हर जगह उसको जो है इस तरीके से कि जहां जिसकी सरकार है, जिसकी एफआईआर की कॉपी जिसके हाथ में है, वो वहां धड़ाधड़ 300 400 मुकदमे, 500 मुकदमे, ये तो एक तरीके से कानून का जो है पूरे तरीके से दुरुपयोग और मखौल जिसको है, वो थोड़े दिनों में फिर उसका कुछ होता नहीं है तो वो बहुत ही उसका एक मजाक हो जाता है। और कुल मिला के मजाक हो रहा है जो कुछ भी इस समय पे चल रहा है। ये रामनिवास जी का दर्द बोल रहा है। अब मैं श्रवण जी के पास रुक करता हूं। कोशिश मेरी थी कि मैं श्रवण जी से चर्चा की शुरुआत करूं, तकनीकी कारणों से मैं उसे कर नहीं पाया। तो श्रवण जी, इस पूरी चर्चा को आपने सुना, आपसे ही जानना था कि कहां चले थे आप, 5 दशक में कहां पहुंच गए? थोड़ा आपसे पूरे परिदृश्य को लेके एक टिप्पणी है। सबसे पहले तो संतोष पांडे जी को सुन रहा था, उनके बहुत तेवर देख रहा था, किस तरह से वो बात कर रहे हैं जी। मैंने आपातकाल देखा है, भुगता है, मतलब मैं उस समय इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था और उसके पहले जयप्रकाश जी के साथ काम करता था जी। मैंने जनता पार्टी को बनते हुए देखा है और सभी सरकारों के साथ काम किया है जी। आपातकाल का छोटा सा पीरियड छोड़ दे, जो जिसकी की सजा मिल गई जी,
कांग्रेस सरकार को, और वो आज तक भुगत रही है। जनता पार्टी के राज में जिस तरह का मानवाधिकारों का और पत्रकारों के खिलाफ और विपक्ष की आवाज के खिलाफ जो कार्रवाई आज हो रही है वो कभी नहीं हुई जनता पार्टी के खिलाफ जी के दौरान, अटल जी के दौरान कभी नहीं हुई जी, मनमोहन सिंह जी के दौरान कभी नहीं हुई। मैं गुजरात में रहा हूं जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, वहां जी छोटी छोटी बात पर देशद्रोह राजद्रोह के मुकदमे अखबार वालों के खिलाफ दर्ज होते थे। जी, मैं गवाही दे सकता हूं, मैं नाम बता सकता हूं किन के खिलाफ हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ। जी, पिछले 7 सालों में आप कोई बात ही नहीं कर सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते। ये मामला केवल वैक्सीन को लेकर पोस्टर में 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर का नहीं, जी, फार्मर्स एजिटेशन, किसानों के आंदोलन के दौरान जो टूल किट को लेकर जो टूल दिया गया, जी, ये उसका भी मामला है। मामला ये हो गया हिमांशु जी कि ये सरकार लोगों को इलाज तो दे नहीं पा रही है, लोगों की जानें तो बचा नहीं पा रही है। जी, एक जो विद्वेष की राजनीति है उस पर आ गई है। कांग्रेस इस देश में कहीं नहीं है, मैं बता रहा हूं, अदृश्य है कांग्रेस। जी, कांग्रेस इनविजिबल है, पर इनको मारने के लिए एक विपक्ष चाहिए, इसलिए ये कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर इनको मुकदमे दायर करना है तो देश की जनता के खिलाफ करना चाहिए, जी, क्योंकि आंकड़ों का भ्रम तो देश की जनता फैला रही है। उन तमाम अखबारों के खिलाफ करना चाहिए जो शमशान गृहों में जाके और कब्रिस्तानों में जाके गिनती कर रहे हैं और उस गिनती को विश्वास सारंग की गिनती से मिला रहे हैं। जी, और विश्वास सारंग और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मुंह पर वहां आंकड़े फेंक रहे हैं। जो कहा हमारे मित्र ने, रामनिवास जी ने भी कहा, जी, कितने नकली इंजेक्शन बेचे गए हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं, क्या हत्या के मुकदमे दायर हुए हैं? हमें कमलनाथ पर भरोसा इसलिए नहीं है कि वो बंबई में जो श्रीनिवास काम कर रहे हैं उनकी टक्कर का कोई काम नहीं कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। जी, वो अपने जेब में हनी ट्रैप की जो सीडी है वो लेके घूम रहे हैं। जी, मैं कमलनाथ को मानता ही नहीं, कुछ भी नहीं मानता, या कांग्रेस को ही नहीं मानता, पूरे देश में नहीं मानता। जी, मामला ये है कि आप जो भारतीय जनता पार्टी है, आप बताइए ना श्रीमान, ये जो इंडियन कोविड की बात है जो आपने भी कही, जी, ये इंडियन वेरिएंट के नाम से 1.617 के नाम से दुनिया भर में चल रहा है। जी, WHO की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से वो इस भी प्रकोप को किसी भी नाम से पुकारते नहीं है। पर अगर आप ब्रिटेन में देखें, ब्रिटेन के अखबारों में देखें, सिंगापुर के अखबारों में देखें, आप बताइए, पांडे जी बताएं कि असली मौतें कितनी हुई हैं। जी, ये जो लाशें तैर रही हैं नदियों में, ये किनकी लाशें हैं? ये पूरे के पूरे एक असफलता को ये षड्यंत्र बना के कारपेट के नीचे धकेलना चाहते हैं। जी, वो धकेल नहीं पा रहे हैं। आप मुकदमे आप कमलनाथ के खिलाफ जरूर दायर कर सकते हैं, और जैसा हमारे पटेरिया जी ने कहा कि उसमें कोई गिरफ्तारी का क्लॉज नहीं है। आपको तो सारे मुकदमे देश की जनता के खिलाफ करना चाहिए, सारे अखबारों के खिलाफ करना चाहिए, सारे पत्र, जैसा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जी, आप बोलिए, आपको बंद कर दिया जाएगा। कितने पत्रकार जेल में हैं उत्तर प्रदेश में, पांडे जी को जानकारी नहीं होगी। जी, तो ये एक कुल मिलाकर
एक त्रासदा को राजनीतिक षड्यंत्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं जी, जो दुनिया में कहीं नहीं होता है। मतलब अमेरिका में 6 लाख लोग मर गए जी, वहां नहीं हुआ, यूरोप में इतने लोग मर गए वहां नहीं हुआ। तो इतने लोगों की मौत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। श्रवण जी ने कई सारे मौलिक सवाल उठाए, लेकिन सवाल इसके साथ में इस बात पर भी तो उठता है कि जिस राह पर ये केंद्र सरकार को हम निशाने पर ले रहे हैं या जहां पर भाजपा शासित राज्य है उनको निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन जहां पर विरोधी दल की सरकार है वो भी कमोबेश उसका ही अनुसरण करती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या इसके माध्यम से ही इस देश में अब लोकतंत्र बचा रह पाएगा? ये सवाल महत्वपूर्ण है। क्या संतोष पांडे जी, आप राजनीतिक सीमाओं से उठकर इस विषय पर विवेचन करना चाहेंगे कि अब आप सबको हर मामले के समाधान के लिए थाना इतना पसंद क्यों आ रहा है? पूरे देश में जब मौका मिल रहा है थाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं सारे राजनीतिज्ञ। क्या आप लोगों का अपने भुजदंड पर भरोसा नहीं रहा, अपनी वाणी पर भरोसा नहीं रहा, अपने विचार पर भरोसा नहीं रहा? ये कुल मिलाकर अब ये देश पुलिस राज के माध्यम से ही संचालित होगा, इस समाधान तक आप लोग पहुंच चुके हैं। वास्तव में माननीय श्रवण गर्ग जी अभी, और वैसे 2-4 बार और भी माननीय गर्ग जी के साथ चर्चा में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ जी, तो मैं आपके विचारों से परिचित हूँ जी, और गर्ग जी के विचारों से मैं भली भांति परिचित हूँ जी। गुजरात की बात कर रहे थे जी, माननीय गर्ग जी जानते हैं कि गुजरात में केवल फांसी में टांगना बचा था माननीय मोदी जी को, जी, जेल के अंदर डालना बचा था। जितना फंसाने की कोशिश की जानी चाहिए कहीं कसर नहीं रखे। अंत में सीबीआई और बड़े बड़े अधिकारियों को ऊपर में लड़ा दिया गया जी, अमित जी को जेल भेजा गया जी, सब प्रकार की घटनाएं हुई। माननीय श्रवण जी ने नहीं कहा जी, बहुत ही हमारे आदरणीय, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जी, हत्यारा कहा गया, राक्षस कहा गया, मौत का सौदागर कहा गया। शुरुआत कहां से हुई और जिस प्रकार से हो रहा है, मैं नहीं करता कि शुरुआत वहां से हुई तो वैसे ही हम भी करें, यह गलत है, नहीं होना चाहिए। और आपने जो कहा कि अब थाने से, हवलदार से, थानेदार से होनी चाहिए, यह भी गलत है, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। और फिर से इस देश में अच्छी व्यवस्था कायम हो और लोकतंत्र के लिए वही उचित होगा और इसके लिए हम सबको सब मिलकर के इसके लिए पहल करनी पड़ेगी। और वास्तव में इसमें जितने भी बुद्धिजीवी हैं, आज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो ये पैरासाइट है, ये जो आंदोलनजीवी हैं, क्या इनके लिए कहीं किसी ने कुछ कहा? जिस प्रकार से सीबीआई दफ्तर के बाहर 4 मंत्रियों को जब गिरफ्तार किया गया तो ममता जी वहां भीड़ इकट्ठी करके वहां जिस प्रकार से आंदोलन की, इसके लिए आप लोगों ने कुछ कहा? मैं ये कह सकता हूं कि ये पक्षपात नहीं की जानी चाहिए। बात जब हो तो दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। पिनरई विजयन के मैं जानता हूं किस विचारधारा के हैं, जब वो शपथ ग्रहण करते हैं तो कितने भीड़ के साथ करते हैं, उसके विषय में भी बात होनी चाहिए। आज इस देश के अंदर चाहे सेंट्रल विस्टा की हो, चिताओं का प्रदर्शन हो, नदियों में शव को बहाने की बात हो, आज इंडियन म्यूटेंट कहने की बात हो, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं साजिश है। एक पोलियो का ड्रॉप भी इजाद नहीं कर पाए थे, एक स्वाइन फ्लू का भी एक वैक्सीन इजाद नहीं कर पाए थे। आज केवल तकलीफ यह है कि अब सेंट्रल विस्टा बन जाएगा तो लोग कहेंगे इसको मोदी जी ने बनाया। ये वैक्सीन है, ये मोदी जी के समय आया। वास्तव में दर्द तो इस चीज का है और इसके लिए जितने भी चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, क्या किया जाए तो ये आपदा में अवसर यही खोज रहे हैं। आपदा में अवसर यही खोज रहे हैं, ये संतोष पांडे जी का कहना है। संतोष पांडे जी इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, अगर बात करनी भी है तो किसी दूसरे संदर्भ में जाना चाहते हैं। जब उनसे जानने की कोशिश की जाए कि ममता बनर्जी के 4 मंत्री या उनके नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई पहुंच जाती है, लेकिन उसी मामले में लिप्त और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार क्यों नहीं करती है, तो इसके विषय में लोग मौन रह जाना चाहते हैं। लोग इस बात पर नाराज हो जाना चाहते हैं जो सत्ता से जुड़े हुए हैं केंद्र की, कि अगर गंगा में बह रही लाशें या उसके तटों पर गाड़ दिए गए शव उभर कर हमारी नाकामी को दर्शा रहे हैं, तो इस पर बात क्यों की जा रही है, इस बात पर नाराज हो जाते हैं। लेकिन मैं चौधरी राकेश सिंह जी वापस आपके पास रुख करता हूं। मेरा मुद्दा भाजपा और कांग्रेस नहीं है, मुद्दा इस तकलीफ को लेकर है कि क्या इस देश की सियासत ने अब
अपने हथियार डाल दिए हैं, परस्पर न्याय के आधार पर, शुचिता के आधार पर, सत्य के आधार पर इस देश को दिशा देने के संदर्भ में, और तय कर लिया है कि लाठी के जोर पर ही अब हम अपनी सत्ता को कायम रखेंगे। इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। सारगर्भित आपका प्रश्न है, इसका जवाब तो यह है कि सुचरित्र राजनीति में इसका कोई स्थान ही नहीं जी। लेकिन जब हम कोई गेम खेलते हैं तो सामने वाली टीम को देखते जी हैं कि सामने वाली टीम किस तरीके से खेल रही है। जी डॉक्टर साहब, मैं उस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन संतोष तिवारी जी ने, पांडे जी ने कुछ मेरे नाम लेके भी कह दिया है, मुझे आधे मिनट में वो बात कहना पड़ेगी जी। इस देश में हम लोग सनातनी हैं, धार्मिक हैं, उन्होंने कांग्रेस को धार्मिकता पर ले जाके बता दिया, तो मैं बता रहा हूँ ये दक्षिणपंथी नहीं है, जहाँ पे इसकी पूजा नहीं होती, मूर्ति की, भगवान की पूजा नहीं होती। पहले उन्हें मैं सलाह दूंगा कि जाके संघ कार्यालय में भगवान राम के दरबार की मूर्तियां जी। दूसरी बात, सब धर्म की बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमजोर आदमी भी किसी के यहाँ बिना निमंत्रण के भोजन करने नहीं जाता, वो जहर है उसके लिए जी। भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाता है और वहां जाके जो है बिना बुलाए, बिना आमंत्रण के और बिरयानी खा के आता है। 125 करोड़ लोगों की जो है सर से सर झुकवा दिया जी। और वही भारतीय जनता पार्टी के नेता अडवाणी जी जाते हैं तो जिन्ना की मजाक को फर्जी सलाम करते हैं। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी है, कांग्रेस ने देश को कुछ दिया है। आप जिस बात पर राहुल गांधी ने क्या है वो बता दो थोड़ा सा। मैं बीच में बोलता नहीं हूँ पांडे जी, मैं वो भी बता दूंगा, बीच में बोलता नहीं हूँ, बीच में बोलता नहीं, मेरी आदत नहीं है। मैं माफी चाहूंगा संतोष जी, कुल मिला के आप सब गरिमापूर्ण राजनीतिज्ञ हैं। राकेश चौधरी जी अपनी बात कह रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, उनकी बात हमें धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। उन्होंने पूरे धैर्य से आपकी बात सुनी थी संतोष जी। तो कुल मिला के राकेश जी आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि फिर मैं अरुण पटेल जी के पास रुक करना चाहता हूं। जी राकेश जी। आपकी बात को 100% ताकीद करता हूं जी कि राजनीति में सुस्ता का स्थान होना चाहिए। राजनीति में ये इस तरीके का जो वातावरण पैदा हो रहा है हिंदुस्तान में, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोगों का विश्वास उठ जाएगा राजनेताओं से, लोगों का विश्वास उठ जाएगा मंत्रियों से, लोगों का विश्वास उठ जाएगा मुख्यमंत्रियों से, लोगों का विश्वास उठ जाएगा नेता प्रतिपक्ष से। यानी नेता सबसे कमजोर व्यक्ति माना जाएगा। अगर इस हल्की फुल्की राजनीति से उतर आएंगे तो ये पूरे देश का नुकसान है। इसलिए चौधरी राकेश जी इत्तेफाक रखते हैं हमारे दर्द के साथ में, हमारी तकलीफ के साथ में और हमारे सवाल के साथ में कि ये दौर ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। लेकिन मैं अरुण पटेल जी आपके साथ थोड़ी कानूनी जानकारी के लिए आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि एक ही मसले पर ये जो सिलसिला शुरू हुआ है राजनीतिक दलों के द्वारा अलग अलग थानों में जाके एफआईआर करा देने के संदर्भ में, एक ही मामले को लेकर हर थाने में जाके, कारण इसके दो ही हैं, एक अखबार में छपवाना या चैनल पे दिखवाना और दूसरा अपने प्रतिनिधियों को कानूनी रास्ते के तरीके से परेशान कराना। क्या कहेंगे इसके संदर्भ में? कोई हमें संरक्षण मिलता है इस देश के कानून के तहत? ये जिस तरीके का खेल है, कोई बड़ा आदमी है, अर्णब गोस्वामी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, उन्होंने सारे मामलों को एक कोर्ट में मंगवा लिया, पर हर किसी के बस की इतना सामर्थ्य तो नहीं होता। देश का कानून कोई संरक्षण देता है हमें? हिमांशु जी, मेरा कहना यह है जी कि जैसा मेरे वक्ताओं ने, माननीय वक्ताओं ने, गर्ग साहब ने, पांडे जी ने, राकेश जी ने कहा जी कि डेटोरिएशन हो रहा है। जी, डेटोरिएशन जीवन के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हो रहा है जी। तो राजनीति तो अछूती रह नहीं सकती जी। तो ये कि ये बदले की प्रतिहिंसा की भावना से जो एफआईआर कराई जाती है जी, वो तो निंदनीय है जी। पर आज स्थिति ये हो गई है कि अगर हम एक पार्टी की बात करें कि ये गलती करते हैं जी, तो वो पार्टी कभी ये नहीं कहती कि हम गलती करते, वो गलती करते। देखिए, अब वकील के रूप में कम और एक पब्लिक के रूप में मैं अपना दर्द बताना चाहता हूँ जी कि सभी राजनेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र जो है एक रथ है जी, और उसके दो घोड़े जी, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष, और उसमें बैठी हुई जनता है जी। अगर दोनों अगर आगे बढ़ना है जी, तो दोनों घोड़ों को संतुलन बना के, समन्वय बना के आगे बढ़ना पड़ेगा जी। अपने देश का दुर्भाग्य है कि दोनों घोड़े एक दूसरे से नाराज जी,
एक जगह कोई जाता है तो दूसरा उसके विपरीत जाता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता जी। तो संभवतः ये देखें कि हम जब ये कहते हैं कि सामने वाला गलत है तो एक उंगली उसकी ओर उठती है पर बाकी चार अपनी ओर उठती है जी। तो एक सीधी सी बात यह है कि इस प्रकार का दुरुपयोग तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि अपन इस ओछी राजनीति से ऊपर नहीं उठे। तो कुल मिलाकर अरुण बड़े ने कानूनी पहलू के साथ साथ दार्शनिक पहलू भी हमें दे दिया। उन्होंने जनता जिस रथ पर सवार है उसके दोनों घोड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दिशा में चलने के स्थान पर एक दूसरे के खिलाफ चलने की कोशिश में है और इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है, तो जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार फिर श्रवण जी के पास रुख करता हूं। श्रवण जी, आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी मनहूसियत के दौर में, ऐसी निराशा के दौर में ये जो राजनीतिक दलों के द्वारा सिलसिला चल निकला है, इसके समाधान की कोई उम्मीद हम किस तरीके से देखें? क्या अदालत के माध्यम से इस संदर्भ में कोई दिशा निर्देश मिल सकता है? ये अपनी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एफआईआर का जो खेल शुरू हुआ है इसको रोका जाए? नहीं, अभी तो केवल दो चीजों से उम्मीद है जी। एक तो अदालतों से उम्मीद है कि वो न्याय करेंगी, क्योंकि हाल के कुछ महीनों में जी उच्च न्यायालयों ने खास करके जी जो अपनी भूमिका अदा की है जनता के पक्ष में, जी, चाहे बंगाल में चुनाव को लेकर हो या कुंभ को लेकर हो और तमाम चीजों को लेकर हो या ऑक्सीजन को लेकर हो, तो अभी भी इस समय भी सुप्रीम कोर्ट के पास जो मामले लंबित हैं उसमें बोलने की आजादी का, अभिव्यक्ति की आजादी का, और ये जो पोस्टर को लेकर जो चीज आई है जी, लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, वो मामला भी है कि क्या लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं जी। इसमें केवल दो चीजें हैं। एक तो लोगों की नजर इस समय अदालतों पर है और दूसरी पुलिस और प्रशासन पर है कि वो नागरिकों पर डंडे बरसाने का काम, जैसा कि छत्तीसगढ़ में हुआ अभी जी, आज, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ, लोगों पर राजनीतिक आकाओं के को खुश करने के लिए अगर पुलिस और नागरिक प्रशासन के लोग जनता पर अत्याचार अगर बंद नहीं करते हैं और जनता को नाराज करते रहते हैं, राजनेता भी नाराज कर रहे हैं और प्रशासन और पुलिस के लोग भी नाराज कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था जब फेल हो जाती है तो प्रशासन तानाशाह हो जाता है जी। तो इस समय दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि राजनीतिक सत्ताओं ने अपने हथियार डाल दिए हैं और सरकारें नौकरशाह चला रहे हैं जी। तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों की मौत भी हो रही है और लोग जो बचे हुए हैं वो डंडे भी खा रहे हैं और अपमान भी सह रहे हैं जी। तो लोगों की जो उम्मीदें हैं इस समय वो केवल अदालतें हैं और प्रशासन में कुछ जो ईमानदार लोग हैं जो अभी भी जनता का के साथ हैं वो बचे हैं, क्योंकि राजनेताओं पर तो पूरी की पूरा भरोसा जो है जनता का समाप्त हो गया है, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। संतोष पांडे जी ने जो कहा वो अपनी जगह है, वो उसको निश्चित रूप से षड्यंत्र मानेंगे, मानना भी चाहिए उनको, क्योंकि ये जनता का षड्यंत्र है सरकार के खिलाफ, विपक्षी दलों का नहीं है। तो अब कार्रवाई जो भी होनी है वो जनता के खिलाफ होनी है, जनता के खिलाफ होनी है। लेकिन हम अपनी बातचीत को अगर नतीजे पर ले जाएं, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है श्रवण जी, माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के संदर्भ में, तो कुल मिलाकर अब उम्मीद अदालतों की ओर ही हम देख पा रहे हैं। और इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि राजनीतिज्ञ अब एक दूसरे से निपटने के लिए जनता के भरोसे नहीं रह गए हैं। जनता के स्थान पर उन्हें थानेदार और थाने ज़्यादा मुफीद लग रहे हैं। तो ऐसे में जनता के पास में चारा क्या बचता है? जनता के पास चारा दो ही बचते हैं, एक या तो अदालत की ओर रुख करे या अपने वोट के इस्तेमाल के संदर्भ में पुनर्विचार करे कि इस वोट का इस्तेमाल कहाँ करे। बहरहाल ये जो दौर है ये कोई उत्साह जगाने वाला नहीं है, लेकिन निरुत्साहित नहीं होते हैं। आने वाले समय में देखते हैं कि हमें इस लोकतंत्र के तहत और क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारी आज की प्रासंगिक पंक्तियां क्रांतिकारी शायर दुष्यंत कुमार से दी है। उन्होंने लिखा कि मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूं पर कहता नहीं,
मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूं पर कहता नहीं, बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। तो कुल मिलाकर दुष्यंत कुमार ने जो कुछ लिखा था आज से तकरीबन 40 साल पहले, या तो उस दौर का लिखा था या आने वाले समय की आहट को सुनकर लिखा था, हम उसे अभी तसल्ली से महसूस कर रहे हैं। पर यह दौर बदलना चाहिए। इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादा पढ़ाओ।